नमस्कार साथियों, मैं विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी कोटा से ललित आपका स्वागत करता हूं। आज जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक ये है कि किस तरीके से आरएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की जाए। ठीक है, आरएस प्रारंभिक परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको एक समग्र स्टडी की आवश्यकता होगी। यदि हम दूसरे एग्ज़ाम या दूसरे स्टेट की यदि हम बात करें तो वहाँ पर प्रीलिम्स में अलग अलग पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। यदि हम यूपीएससी की बात करें तो एक जनरल स्टडी का पेपर होता है, एक सी सेट का होता है। ठीक है, लेकिन आरएस में एक सिंगल पेपर होता है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आरएस का पेपर का पैटर्न किस प्रकार का होता है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे किया जाए। देखिए, जो आरएस प्री होता है उस आरएस प्री में कुल 150 प्रश्न आते हैं और उन 150 प्रश्नों के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 200। ठीक है, इन 150 प्रश्नों में से अभी तक का 2013 से लेकर 2016 जो अंतिम जो प्रीलिम्स हुआ था उसको यदि हम देखें तो यदि आप 200 में से 50% मार्क्स ले आते हैं, यानी कि 100 मार्क्स आप ले आते हैं, तो इसका मतलब आपका प्रारंभिक परीक्षा में पास होना लगभग तय है। अभी तक का तो यही ट्रेंड रहा है। हालांकि ये पेपर से पेपर वेरी करता है कि प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लेवल को लेकर, क्राइटेरिया को लेकर, क्वेश्चन फैक्चुअल है या एनालिटिकल अप्रोच से है या उनमें कुछ कॉन्सेप्ट पूछा गया है, उसके अनुसार कुछ चीज़ें बदलती भी रहती है। ठीक है, परंतु ओवरऑल यदि हम देखें तो 50% मार्क्स लाने से हम प्रारंभिक परीक्षा में आसानी से सफल हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये 50% नंबर लाए कैसे जाए। समस्या यहाँ ये है कि दो तरह की हमारे यहाँ कॉम्पिटिटर है। एक वो लोग जो राजस्थान के हैं, एक वो लोग जो राजस्थान के बाहर के हैं। यदि मैं आरएस के में उन लोगों की बात करूं जो राजस्थान के हैं तो वो सबसे ज़्यादा आपस में प्रतिस्पर्धी है। उसके पीछे कारण है क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर अलग अलग परीक्षाएं होती है। जैसे आप जानते हैं शिक्षक के लिए परीक्षा होती है, पटवार के लिए परीक्षा होती है, ठीक है, ग्राम सेवक के लिए होती है, कॉलेज व्याख्याता के लिए परीक्षाएं होती है। ये सारी परीक्षाएं होती है और इन सारी परीक्षाओं में ओवरऑल राजस्थान का जो पोर्शन होता है वो भारी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये लोग जो सीरियसली या यूँ कहना चाहिए सिंसियरली आरएस की तैयारी नहीं करते हैं, बावजूद उसके ये कंपटीशन में आ जाते हैं। और ये कंपटीशन में आ जाते हैं, इन लोगों का राजस्थान कला संस्कृति का नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। जबकि ऐसे लोग जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, जो बीएससी मैथमेटिक्स से, ठीक है, जिन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन किया या अदर फील्ड से आए हुए हैं ह्यूमैनिटी के अलावा, उन लोगों की राजस्थान कला संस्कृति पर पकड़ इतनी अच्छी नहीं होती है। अब इसको कैसे काउंटर किया जाए, इसके लिए एक समग्र स्टडी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आरएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा क्या जाता है। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक भारत एवं विश्व, दूसरा जो पार्ट इसका होता है उसे हम बोल सकते हैं कि राजस्थान। इन दो पोर्शन से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि मैं भारत और विश्व की बात करूं तो यहां आपका आ जाता है इतिहास, विश्व इतिहास इसमें नहीं आता है। दूसरा आपका आ जाता है भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है अर्थशास्त्र, बेसिक इकोनॉमी की हम बात करेंगे। अर्थशास्त्र में बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, यहाँ पर फैक्चुअल के साथ साथ बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसको आप साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इन चार सब्जेक्ट पे हम भारत और विश्व में फोकस कर सकते हैं आरएस में भी, ठीक है। दूसरा जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है वो होता है राजस्थान। राजस्थान में नंबर 1 ये है आपका राजस्थान कला एवं संस्कृति। ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है। उसके पीछे कारण है, कारण ये है कि ये फैक्चुअल है, पूरी तरीके से इंफॉर्मेटिव है। आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना नहीं है, चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये चैलेंज इसलिए भी और बढ़ जाता है क्योंकि अधिकांश लोग जो आरएस में जो सिंसियर होकर तैयारी करते हैं उनमें से टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग हो सकते हैं, उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। तो कला संस्कृति में मेले, त्योहार, संत, संप्रदाय, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ऋतुएं कौन सी होती है वो आपको। दूसरा आता है
राजस्थान का भूगोल, तीसरा राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ठीक है। इनमें ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको फोकस करना पड़ेगा। और फिर आपका आता है राजस्थान का करंट अफेयर। ये कुछ चीजें यदि आप करते हैं तो आरएस प्रारंभिक परीक्षा में हम पास हो सकते हैं। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी देखिए, अगर हम 150 नंबर के जो प्रश्न हैं, 150 जो टोटल प्रश्न हैं जिनके 200 मार्क्स होते हैं, इन प्रश्न को यदि हम डिवाइड करें तो ये वाला जो पोर्शन मैंने लिखा है यहां से लगभग आपके आते हैं 60 प्रश्न, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, 70 प्रश्न आपके यहां से आते हैं। ये वाला जो आपका पोर्शन है यहां से आपके जो प्रश्न आते हैं उनकी संख्या होती है लगभग वही 60 से 65 प्रश्न। और जो रिमेनिंग जो पोर्शन आपका बचता है उसमें आपका आता है मैथ एंड रीजनिंग वाला पोर्शन वो होता है, जहां से आपको 15 से 20 प्रश्न हल करने होते हैं। वो बहुत आसान होते हैं, यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे आप आसानी से पकड़ बना सकते हैं। पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो इन 60 से 65 प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आपके पास सेलेक्टिव चीजें सेलेक्टेड है। आप आसानी से इतिहास पढ़ना है, आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, आपका काम बहुत हद तक हो जाएगा। भूगोल पढ़ना है, थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा फैक्ट यदि आप करते हैं तो भूगोल भी आपका तैयार हो जाएगा। अर्थशास्त्र है, ये बिल्कुल बेसिक अर्थशास्त्र पूछा जाता है, जैसे आपको मॉनेटरी पॉलिसी याद करनी होती है, मौद्रिक नीति जिसे हम बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी सरकार की आपको याद करनी पड़ेगी, बैंकिंग क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है वो आपको समझना पड़ेगा। यदि हम इन चीज़ों पर फोकस करें तो हम इस पर भी पकड़ बना सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बेसिक साइंस के साथ साथ न्यू डेवलपमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी, आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स क्या होती है, इन चीज़ों पर आपको काम करना होता है, जिसके बारे में हमें नॉलेज होती है। यदि थोड़ा सा हम पकड़ बनाएं तो इस पर हम काम कर सकते हैं। मेन चैलेंज है इसको आप कैसे हल करें। अब देखिए, इसमें भी हम अलग अलग पोर्शन डिवाइड कर सकते हैं। कला और संस्कृति वाला हिस्सा है, यहाँ से हर साल आरपीएससी लगभग 20 प्रश्न पूछ लेती है। भूगोल वाला जो हिस्सा है यहाँ से आरपीएससी लगभग 10 प्रश्न पूछ लेती है। और राजस्थान की जो इकोनॉमी है यहाँ से लगभग 5 से 8 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो पोर्शन बच रहा है वो करंट अफेयर। यदि हम 2016 का जो प्रीलिम्स हुआ उसको यदि हम डिस्कस करेंगे, यदि उस पर हम जाते हैं तो उसमें करंट अफेयर का हिस्सा बहुत ज़्यादा था। और करंट अफेयर भी ऐसा पूछा गया जिसके बारे में आपको डीप में स्टडी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे भामाशाह योजना के बारे में पूछा गया, वो एक ऐसी योजना थी जिसमें आज भी कोर्ट और कचहरी के चक्कर चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि उस योजना का वास्तव में आंसर क्या होगा। उसके पीछे कारण है, केवल ये नहीं पूछा गया कि भामाशाह योजना कब आरंभ की गई, ये पूछा गया कि भामाशाह योजना क्या होती है, भामाशाह योजना का लाभार्थी कौन होगा, बैंक अकाउंट किसके नाम पर खोला जाएगा, भामाशाह कार्ड किसके नाम पर होगा। इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया गया था। तो करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये तो एक छोटी सी बात है कि ये चीज़ें यहाँ पर आती है। अब इनका सोर्स क्या होता है? सबसे बड़ा जो करंट अफेयर का सोर्स है राजस्थान पढ़ने का वो है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। यदि हम आर्थिक समीक्षा पे फोकस करेंगे तो राजस्थान करंट अफेयर पर भी हम काम कर सकते हैं। आर्थिक समीक्षा को आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो सामाजिक आर्थिक विकास का जो हिस्सा दिया हुआ होता है उस हिस्से पर हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, सामाजिक आर्थिक विकास के हिस्से पर। ठीक है, अगर ये इस पे काम किया तो आपके 10 प्रश्न यहां से निकल जाएंगे। कला और संस्कृति आपका एक ऐसा हिस्सा है जिस पर आप आसानी से पकड़ नहीं बना सकते। यदि कला और संस्कृति पर आपको पकड़ बनानी है तो 10 प्रश्न आप यहां से निकाल सकते हैं। भूगोल बिल्कुल आसान होता है, कंसेप्चुअल होता है और थोड़ा फैक्ट होता है। यदि आप काम करेंगे तो भूगोल पर भी आप 7 से 8 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। राजस्थान की इकोनॉमी लगभग 3 क्वेश्चन आप यहां से निकाल सकते हैं। तो 10, 20, 8, 3, 11, यानी कि आप कोशिश करेंगे थोड़ा आसान तरीके से या थोड़ा सही डायरेक्शन में सोचेंगे तो 31 क्वेश्चन तो आप आसानी से यहां से सोल्व कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें जरूरत इस बात की पड़ेगी कि जो मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन है इसमें से 20 में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाए और वो सोल्व आसानी से किए जा सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस 15 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। 15 क्वेश्चन यहाँ से यदि आप निकाल लिए तो 31 और 15 आपके टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं ये 46। ठीक है, प्लस 4 क्वेश्चन और करेंगे तो 50 क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आपका ये पोर्शन बच रहा है जिसे हम बोलते हैं भारत और विश्व का इतिहास। इस पर हमें कैसे काम करना होता है?
इन 70 प्रश्न में से हमारा टारगेट ये हो कि हम 35 प्रश्न हल कर लें। अब 70 में से 35 प्रश्न हल करने का तरीका है कि हम प्रीलिम्स निकालने के लिए आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ें। आधुनिक भारत के इतिहास में एक खास बात आपको ये याद रखनी है कि राजे महाराजाओं का इतिहास हमें नहीं पढ़ना है, हमें इतिहास की शुरुआत कहां से करनी है? 1857 के रिवोल्ट से, 1857 का विद्रोह, क्रांति नहीं, 1857 के विद्रोह से हमें शुरू करना है। इसके बाद ब्रिटिश शासन व्यवस्था का प्रभाव क्या हुआ उसको हमें पढ़ना होता है। इसके बाद सामाजिक आर्थिक सुधार क्या हुआ उसको पढ़ना होता है। और उसके बाद आपका आ जाता है इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन। यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन पे फोकस करेंगे तो इसको भी आसानी से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, गांधी जी का योगदान पर आप टारगेट कर लें तो आपका काम हो जाएगा। कांग्रेस ने क्या काम किया था इसको आप टारगेट कर लें तो आपका काम हो जाएगा। यदि आपने सही से पढ़ा तो 5 से 6 क्वेश्चन आप यहां से निकाल सकते हैं। भूगोल, जैसा भूगोल आरएएस में पूछा जाता है उस भूगोल के लिए आपको सबसे ज्यादा फोकस एटलस पे करना होता है। हमारे पास एक इंग्लिश मीडियम का एटलस हो, हिंदी का नहीं, क्योंकि हिंदी के एटलस में कुछ गलतियां होती है। इंग्लिश का एटलस हो, उस एटलस को हमें 2 तरीके से पढ़ना है, एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिकल एटलस जो हम पढ़ते हैं, फिजिकल एटलस में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा पठार कहाँ है, नदी कहाँ से निकल रही है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। और जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा महाद्वीप में कौन सा देश स्थित है, कर्क रेखा कौन से देश से निकल रही है, कौन से देश से नहीं निकल रही। ये फैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कंसेप्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ कुछ सामान्य चीजें होती है। मॉनसून से सामान्यतः एक क्वेश्चन आता है और उसके लिए आपको अल नीनो और ला नीनो की समझ होनी चाहिए। यदि ये समझ है तो आपका वो क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ये तो बात हो गई ट्रेडिशनल भूगोल की। अब हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में भूगोल में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो वर्तमान भूगोल में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है वो ये कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम ट्रेडिशनल और करंट अफेयर दोनों को साथ में मिला लें। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है कि जितने भी आपके पर्यावरण से संबंधित जो अभी समय हुए हैं, पर्यावरण से संबंधित जो संधियां हुई है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो खतरे में है उन स्पीसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभ्यारण्य क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, ठीक है, आखेट निषेध क्षेत्र क्या होता है, इनका बेसिक आपको पता होना चाहिए। कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है ये आपको रटना होगा। किस अभ्यारण्य की कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है, वो किस रेखा के पास है, वो कर्क रेखा के पास है, कौन से टाइम जोन में वो पड़ता है, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये भारत के लिए है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से वैश्विक स्तर से भी प्रश्न नहीं आते। वैश्विक स्तर से जो आते हैं वो है पर्यावरणीय समस्याओं से। पर्यावरणीय समस्याओं मतलब कौन सा अभिसमय कब हुआ, कौन सी संधि कब हुई। जैसे हाल ही में आरएएस का मेंस एग्जाम हुआ तो उसमें पेरिस संधि के बारे में पूछा गया था जो हाल ही में अभी हुई थी। तो इस तरीके से जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में भूगोल से आएगा वो करंट अफेयर से आएगा। यदि आपने सही तरीके से इस पे मेहनत की तो भूगोल करंट अफेयर और भूगोल ट्रेडिशनल दोनों मिलाकर आप 10 क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हैं। अब नंबर आता है आपका अर्थशास्त्र का। थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, समझ विकसित करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हम फाइट कर सकते हैं। समझ कैसे विकसित करनी है, इसमें आप फैक्ट को छोड़ दीजिए और बेसिक को पढ़िए। बेसिक की शुरुआत आपकी होगी राष्ट्रीय आय से। यदि राष्ट्रीय आय की पकड़ है तो आप इसमें से एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा आता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति आज का सबसे ज्वलंत है, प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। आए दिन अखबार में इससे संबंधित न्यूज आपकी रहती है। यदि हम मुद्रास्फीति पर प्रॉपर वर्क करेंगे तो मुद्रास्फीति भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, या इसको सीख भी सकते हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे इस पर वर्क किया जाए, ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आरबीआई और उसके कार्य कि आरबीआई कैसे फंक्शन करता है, इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से चीजों को रेगुलेट करता है, बैंकों को नियंत्रित करता है। आपने देखा भी होगा नोट बंद हुआ उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित जो रहा वो आरबीआई था। आरबीआई किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्वायत्ता है या नहीं है, उसको किस तरीके से काम करना चाहिए, वो क्या काम करता है, ये आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, इनके अलावा शेयर बाजार, ठीक है, शेयर बाजार में सिंपल चीजें आपको पता होना चाहिए। बुल एंड बियर क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के शेयर होते हैं, कितने टाइप की कंपनियां होती है, सेबी क्या होती है, किस तरीके से वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, किस तरीके से वो दूसरी चीजों को रेगुलेट करती है। यदि ये बेसिक चीजें आपको पता है तो इकोनॉमी भी आपका
हो जाएगा। अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, यानी कि सही तरीके से काम किया इकोनॉमी में एटलीस्ट आपके 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात किसकी कर रहे थे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यदि आपको वर्क करना है तो आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बेसिक साइंस को यदि मैं छोड़ देता हूं तो मैं प्रौद्योगिकी की बात करूं तो इसमें आएगा सबसे पहले रक्षा प्रौद्योगिकी। अब आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि डीआरडीओ क्या है, आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी मिसाइल किसने बनाई है। आपसे मेन जो चीज पूछी जाएगी करंट में जितना भी रहा है, करंट अफेयर में यदि अग्नि 5 का टेस्ट किया तो अग्नि 5 आपसे पूछा जाएगा, यदि अश्विन का टेस्ट किया तो अश्विन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है स्पेस। अब स्पेस में भी आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसरो कब बना था, इसरो का अध्यक्ष कौन होता है, ये चीजें नहीं पूछी जाती है। ये पूछा जाएगा कि भारत ने अभी हाल ही में जो 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड किस प्रकार से कायम हुआ था, कितने सैटेलाइट थे, कौन से देश के सैटेलाइट थे, ठीक है, कौन सा सैटेलाइट किस देश का था, कौन से विमान से इसको छोड़ा गया था। ठीक है, तीसरा आपका इसमें आता है जिसे हम बोलते हैं रोबोटिक्स। ये आपकी कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज होती है, आप कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं तो रोबोटिक्स को भी थोड़ा सीख सकते हैं। ये आधुनिक जो कंप्यूटर है उसका रोबोटिक्स में प्रयोग होता है। फिर आपका आता है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी भी वर्तमान समय में इसका जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कण की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अनेक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो इसको आपको सीखना होता है। अभी जो प्रचलन बढ़ रहा है वो है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी व्यक्ति के हर जगह काम में आ रही है, उसके समस्त क्रियाकलाप में, वो खान पान से लेकर उसके चलन से उसके रहने सीखने के तौर तरीके सभी में बायोटेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ती जा रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी हमें सीखना होता है। यदि प्रॉपर तरीके से इसको स्टडी किया जाएगा तो हम यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मीन्स लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे 35 क्वेश्चन ये, ठीक है, और लगभग 50 क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लिए, आपके क्वेश्चनों की संख्या हो गई 85 प्लस। अगर 85 क्वेश्चन हो गए तो आप अपने आप को सिक्योर मान के चलिए। 85 प्रश्न आप करेंगे, 85 प्रश्न करने के दौरान आप, मैं मान के चलता हूं कि नंबर ऑफ प्रश्न आप 120 अटेम्प्ट करेंगे। इनमें से आपके यदि 85 प्रश्न भी सही रहते हैं तो भी आपके 75 प्रश्न एकदम सही बच जाएंगे। ये तो तरीके हुई बात की कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। अब देखिए, एक अच्छा एस्पिरेंट होता है उसे पेपर सोल्व करना भी आना चाहिए। पेपर हल करने का एक अपना तरीका होता है। अगर आपने देखा होगा तो वर्तमान समय में एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। अब वो स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का चयन किस प्रकार से होता है। जो पेपर की जो पैटर्न होता है उसमें आपसे ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको पूछा गया और आपको अलग अलग स्टेटमेंट दे दिए गए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, और फिर आपको पूछ लिया गया कि उपयुक्त में से कौन सा कथन या सत्य है या सत्य है। इस तरीके की चीज आपको पूछ ली गई। फिर आपको यहां दिया गया केवल 1 व 2, केवल 2 व 3, केवल 3 व 4, इस तरीके से आपसे सवाल डाल दिया जाता है। इस प्रकार के सवाल एक अच्छे कॉम्पिटिटर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपसे ये पूछ लेता हूं डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन कि इस पर्टिकुलर देश का प्रेसिडेंट कौन है, इस पर्टिकुलर देश का ये मिनिस्टर कौन है, तो शायद आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन यदि मैं आपको 4 चीजें दे देता हूं और पूछता हूं कि उपयुक्त में से कौन से सत्य है, तो हम क्या करते हैं, फिर विकल्प के सहारे चलते हैं। मान लो इन चारों में से आपको ये पता चल गया कि दूसरा स्टेटमेंट 100% रॉन्ग है, तो इन जितने भी विकल्प है आपके पास, इनमें से आप विकल्प एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे सी में मैंने लिख दिया केवल 3 व 4, डी में मैंने लिख दिया उपयुक्त सभी, इस प्रकार से लिख दिया, तो आपके सामने बहुत आसान काम हो गया। आपको पता चल गया कि दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, 3 के बारे में आपको पता नहीं है, 2 इसमें आ रहा है, इसको आप एलिमिनेट कर दो, 2 इसमें भी आ रहा है, इसको भी आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, उपयुक्त सभी का मतलब 2 इसमें भी आ रहा है, इसको भी आप एलिमिनेट कर दो, तो आपका आंसर क्या बचेगा, सी बचेगा। ठीक है, ये अपने आप आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये तो एक सामान्य चीज हो गई कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। एक और बात, जब पेपर बहुत लेंदी होता है, जब पेपर में बहुत ज्यादा चीजें होती है और पेपर को बहुत टफ बनाया जाता है, तो ऐसे में बिना रिस्क लिए आप कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। कारण
यदि हम आरपीएससी के पिछले वर्ष का पेपर देखें तो अच्छे से अच्छी तैयारी करने वाले को भी 40 से 50 प्रश्न से ज़्यादा याद नहीं थे। डायरेक्ट वो कोई दावा नहीं कर सकता कि हाँ मुझे 50% एग्जैक्ट याद थे। एग्जैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 100% वो बोल दे कि इसका आंसर यही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन 50 से आपको कितने पे जाना है? 85 पे जाना है। ठीक है, 50 प्रश्न से 85 प्रश्न पर जाने के लिए, यानी कि 50 क्वेश्चन से 85 क्वेश्चन यदि आपको जाना है तो उसके लिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और रिस्क लेने का एक तरीका होता है। रिस्क लेने का तरीका ये होता है कि मान लो आपने पहली बार में लगभग 50 प्रश्न हल कर दिए, आपको इस बात का पता चल गया कि ये 50 प्रश्न लगभग मेरे सही है, इनमें से 1 या 2 प्रश्न मेरे गलत हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको 35 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने, और आपके पास टोटल क्वेश्चन बचे हुए 100। ठीक है, 50 आप कर चुके थे, 100 क्वेश्चन आपके पास बचे हुए। इन 100 क्वेश्चन में से आपको 85 क्वेश्चन और निकालने जो आपके अपने बच जाए। ठीक है, अब इस 85 क्वेश्चन पर हम कैसे वर्क करते हैं? इन 100 क्वेश्चन में से लगभग 30 सवाल ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। इन 30 सवालों को आपको टच ही नहीं करना है। यदि इन 30 सवाल को आप छेड़ते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने आत्मघाती कदम उठाया, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी। अब हमारे पास बच रहे हैं कितने? 70 सवाल। ठीक है, इतने सवाल आपके पास बचते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। अब इन 70 सवाल को कैसे अटेम्प्ट किया जाए? इनको अटेम्प्ट करने का तरीका यह होता है कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके 4 विकल्प आपके पास हैं। आपने यदि ठीक से तैयारी की है, थोड़ा सिंसियर होकर तैयारी की है, थोड़ा चीज़ों को समझा है, तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि इन 4 विकल्प में से 2 विकल्प आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि आपने मान लो आप प्रश्न हल कर रहे हैं ये 70 और आपको ये पता चल रहा है लगभग सभी 70 प्रश्न में कि ए भी नहीं है आंसर और सी भी आंसर नहीं है, इसका मतलब आपके पास बी और डी बचा हुआ है, ये आपका आंसर होगा। यदि हम बी और डी को सेलेक्ट करते हैं, इनको हम आंसर लगाते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी का नियम है कि आधे सही हो जाएंगे और आधे गलत हो जाएंगे। अब बच कितने रहे आपके पास? ठीक है, 70 सवाल से 70 में से 35 सही हो गए और 35 आपके गलत हो गए, जो हमने टारगेट किया था। ठीक है, 50 में ये 35 सवाल आप जोड़ दीजिए, आपके कितने हो गए? 85 सवाल हो गए। 30 सवाल आपके, 35 सवाल आपके गलत हो गए। हमने पहले भी कहा था 120 आप करोगे तो 30 से 35 सवाल आपके गलत हो जाएंगे। ये 35 आपके गलत हो गए, 10 क्वेश्चन आप इसके निकाल दीजिए बाहर। 10 निकालने के बाद 75 क्वेश्चन आपके पास फिर भी बच जाएंगे, और 75 क्वेश्चन का मतलब हुआ 50%। 50% का मतलब हुआ आरएस 100% क्वालिफाई, क्योंकि आरएस में पिछली बार जो आरएस प्रीलिम्स हुआ था उसकी 59 मार्क्स कट ऑफ थी, आगे चलकर 61 या 62 हो गई। फिर इसके बाद में जो अभी हुआ उसकी जनरल की कट ऑफ 78 थी, ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा थी। कोर्ट ने कहा तो ओबीसी वाले लोगों को भी जनरल की कट ऑफ में शामिल किया गया, तो कट ऑफ तो 78 ही थी। आपके यहाँ 100 मार्क्स आ रहे हैं। यदि हम कुछ प्लस माइनस भी करते हैं तो भी हम आरएस आसानी से निकाल सकते हैं। हमें एक समग्र स्टडी करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि प्रश्न को कैसे हल किया जाए।